हेलो गाइज एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल। और आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और बेहद ज़्यादा डरावनी कहानी। ये कहानी जिन्नों से रिलेटेड है और जिन के बारे में आप लोग सुने भी होंगे पहले। तो जिन एक बार जिसके ऊपर आ जाते हैं उसका पीछा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते, अगर छोड़ते भी हैं तो उसकी जान लेकर ही। ऐसे बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, तो एक ऐसा ही किस्सा आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ जो कि एमपी में रहने वाले आरिफ के साथ घटा था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आरिफ एमपी के एक छोटे से गांव में रहा करता था। आरिफ के घर में सिर्फ उसकी दादी और वो रहते थे, क्योंकि आज से 8 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में आरिफ के जो माँ बाप हैं उनकी डेथ हो गई थी। और आरिफ की उम्र 28 साल थी और काफ़ी टाइम से उसके लिए लड़की भी ढूंढी जा रही थी, बट लड़की नहीं मिल रही। लड़की ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे एक लड़की मिल ही जाती है और लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा सुंदर। आरिफ बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अब उसकी शादी हो गई थी और आसपास के इलाके में, आसपास उसके आस पड़ोस में, गाँव के इधर उधर कोई इतनी ज़्यादा खूबसूरत औरत नहीं थी जितनी आरिफ की बीवी सुंदर थी। तो इस वजह से आरिफ बहुत ज़्यादा खुश था। शादी की पहली रात जब आरिफ अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी महक कमरे की खिड़की पर खड़ी है। और कमरे में जब आरिफ घुसा तो चारों तरफ इत्र की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी जो उसकी बीवी ने शायद लगाया हुआ था। तो आरिफ अपनी बीवी महक को देखता है और देखता है कि उसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही है और चांद की रोशनी में उसकी महक और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये देख के आरिफ खुश रहता है और मन मन में सोचने लगता है, इतनी सुंदर बीवी, आखिर मेरे को सब्र का फल मिल ही गया। ये सोचते सोचते आरिफ जब महक के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उसकी बीवी एक गुर्राने की आवाज़ निकालती है और एक अलग ही आवाज़ में बोलती है, मैं थक गई हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप जाके सो जाइए। जब आरिफ ये बात सुनता है तो महक से पूछता है, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को, क्या मैं डॉक्टर को बुला दूँ? पर महक बोलती है, नहीं बस मैं थक गई हूँ, और जाके वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है और सो जाती है। आरिफ कुछ बोलता है इससे पहले आरिफ देखता है कि महक सो चुकी है। आरिफ भी कुछ नहीं बोलता और वो भी अपने बिस्तर पे सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है और आरिफ काम के लिए तैयार होता है तो आरिफ काम पे जाने लगता है, अपनी बीवी से मिलता है महक से और बोलता है उसे, ठीक है मैं काम पर जा रहा हूँ और शाम को वापस आऊंगा। फिर दादी को भी सेम बात बोल के निकल जाता है। घर से निकलने के लगभग आधे घंटे बाद आरिफ फिर से घर वापस आता है तो उसकी दादी जो बरामदे में बैठी हुई थी वो आरिफ से बोलती है, क्या हुआ आरिफ, आज कोई काम नहीं है क्या? पर आरिफ अपनी दादी की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और सीधे अपने कमरे में महक के पास चला जाता है। और 2-3 घंटे रुकने के बाद आरिफ फिर से बाहर चला जाता है। ये सब होता है लगभग 3 से 4 दिन, सेम चीज़ चलती रहती हैं। आरिफ रोज सुबह काम पे जाता, 1 घंटे बाद वापस आता, फिर 3 घंटे बाद काम पे चला जाता और शाम को वापस आता। ये चीज़ें देख के उसकी दादी थोड़ा सोचने लगी, क्योंकि आरिफ से वो रोज रोज पूछती थी, आरिफ कुछ काम नहीं है, वो रोज जाता है रोज वापस आ जाता है। पर आरिफ अपनी दादी को इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। पर आरिफ की लाइफ में एक अलग ही चीज़ चल रही थी। शादी की पहली रात जो उसके साथ हुआ, जब महक ने उससे बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगली रात भी आरिफ के साथ सेम ही चीज़ हुई। जब महक के पास वो जाने लगा और उसे छूने की कोशिश की तो महक ने उसका हाथ हटा दिया और बोली, मैं थकी हुई है, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोना है। सेम चीज़ें आरिफ के साथ रोज़ हो रही थी और महक उसे अपने आप को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। ये सब चीज़ें चलती रही। एक दिन फिर वही हुआ, आरिफ सुबह काम के लिए उठा और काम पे जाने लगा और जाते जाते जब उसने दादी से बोला, ठीक है दादी मैं जा रहा हूँ, दादी बोलती है, ठीक है बेटा काम पे ध्यान देना, और ये कहकर आरिफ निकल जाता है। आधे घंटे बाद आरिफ फिर से घर वापस आता है और उसकी दादी बोलती है उससे कि क्या बात है आरिफ, तू रोज़ जाता है, रोज़ आधे घंटे बाद घर पे वापस आता है, कुछ हुआ है क्या, मुझे बता दे, काम वाम में कोई परेशानी? पर आरिफ कुछ नहीं बोलता, सीधे महक के पास चला जाता है। दादी बेचारी बूढ़ी थी, कुछ नहीं बोलती। पर दादी जब आंगन में बैठी हुई थी और गेहूं या कुछ साफ कर रही थी, अपना काम वो कर रही थी दादी, तो दादी क्या देखती है कि घर के बाहर से जो रोड है उनका वो दिखता था और रोड के दूसरी तरफ उन्हें आरिफ खड़ा हुआ दिखता है जो घर की तरफ ही आ रहा था। ये देख के दादी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और जब आरिफ घर पे आता है तो आरिफ से दादी बोलती हैं, अभी तो तू आया था, फिर बाहर कब चला गया और वापस बाहर से कैसे अंदर आ रहा है? ये सुन के आरिफ बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलता है, दादी मैं तो अभी अभी घर आया हूँ, आज मेरा बटुआ घर पे रह गया है, उसे लेने मैं घर पे वापस आया हूँ। तो दादी उसे बताती है कि अभी आधे घंटे पहले ही तू वापस आया था, अंदर तू गया है, मेरे सामने बाहर तो निकला नहीं है। ये सुन के आरिफ थोड़ा चौंक जाता है और सीधे भाग के अपने कमरे की तरफ जाता है। और जब वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वो और उसकी दादी क्या देखते हैं कि महक के पास आरिफ जैसा दिखने वाला हम शक्ल आदमी जो महक के साथ खड़ा था और उसको चुपके हुए था, मतलब हक करके बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था, जो भी है। अब ये देख के आरिफ की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और जैसे ही वो अंदर जो शख्स था जो आरिफ की शक्ल बना के आया था या आरिफ की हम शक्ल था, वो आरिफ और उसकी दादी को देखता तो एक बहुत ज़्यादा घुर्राहट की आवाज़ देता है और उसकी जो बीवी है महक उसके अंदर घुस जाता है। और जब वो उसके अंदर प्रवेश करता है, जो आरिफ की हमशक्ल आदमी था, जब महक के अंदर प्रवेश कर जाता है तो महक एकदम से बहुत ज़्यादा अजीब हरकत करने लगती है, अजीब अजीब बातें बोलने लगती है, अजीब अजीब लैंग्वेज में बात करने लगती है जो आरिफ ने और उसकी दादी ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी।
ये सब होते देखकर आरिफ की बीवी जो महक है एकदम से बोलती है, ये सिर्फ मेरी है, इसे मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के आरिफ और उसकी दादी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके कमरे का गेट लगा के महक को अंदर ही बंद कर देती है। ये सब देख के अब आरिफ को भी समझ आने लगता है कि क्यों उसकी बीवी महक उससे हाथ नहीं लगाने देती थी, और आरिफ की दादी भी समझ जाती है कि आरिफ जाता तो काम पे था पर जो वापस आता था वो आरिफ नहीं होता था। अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस दिक्कत को लेके, क्योंकि आरिफ की जो बीवी महक है वो किसी को भी अंदर कमरे में नहीं आने देती थी और सिर्फ अजीब अजीब आवाज़ें निकालती थी। उसकी आंखें भी एकदम लाल रहती थी, जैसे 24 घंटे गुस्से में हो या उसकी आंखों में अंगार उतर आया हो, इस तरह से वो गुस्से में रहती थी। काफ़ी टाइम तक, लगभग 2 से 3 दिन उनके साथ यही हुआ और आरिफ ने भी आस पड़ोस में जाके बातचीत की कि इसका क्या हल हो सकता है। वो मस्जिद भी गया मौलवी से पूछने के लिए। तब मौलवी जी ने उसे एक पीर का एड्रेस दिया, एक पीर के बारे में बताया और आरिफ और उसकी दादी उस पीर के पास जाते हैं। जब पीर के पास जाते हैं वो लोग, आरिफ और उसकी दादी पीर के पास जाते हैं और पीर को सारी बातें बताते हैं। वो सुनता है और आरिफ को बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब कब से हो रहा है। तो आरिफ बोलता है पहली रात से ही, जिस दिन हम यहाँ पे आए थे उस दिन से ये सब हो रहा है। तो पीर उससे बोलता है क्या तुम लोग कहीं रुके थे रास्ते में आते हुए, तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना हुई हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तब आरिफ थोड़ा याद करता और बोलता है कि हाँ बाबा, हम लोग जब शादी करके दुल्हन को वापस लेके आ रहे थे तो बीच रास्ते में जंगल के पास इसको महक को उल्टी जैसा हुआ था और उल्टी करने के लिए हमने गाड़ी रोकी थी। तब इसने गाड़ी से उतरकर एक पेड़ के पास उल्टी की थी। तो पीर बाबा थोड़ा ध्यान लगाते हैं और सोचते हैं और आरिफ को बोलते हैं कि ठीक है, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहाँ पे ये सब हुआ। तो आरिफ बोलता है हाँ बाबा मैं दिखा सकता हूँ। तो आरिफ, वो पीर और उसकी दादी सेम टाइम पे तीनों लोग गाड़ी में बैठते हैं और जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर आरिफ की बीवी के साथ ये उल्टी वाली घटना हुई। पीर वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे जगह है। जब जगह पे वो पहुँचते हैं तो आरिफ उन्हें बताता है। तो जब जगह पे वो पहुँचते हैं तो आरिफ उन्हें बताता है कि बाबा यही जगह है जहाँ पे मेरी बीवी को उल्टी जैसा हुआ था। तो बाबा थोड़ा ध्यान लगाते हैं और जब वो ध्यान लगाते हैं तो उन्हें दिखता है कि उस पेड़ पे जिस पेड़ के नीचे उसकी बीवी ने उल्टी की थी, ऊपर एक जिन रहता है जिसे उसकी बीवी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, क्योंकि जिन्नों को नई औरतें, शादीशुदा औरतें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और उनका पीछा वो करने लगते हैं। और साथ साथ जो आरिफ की बीवी महक है, उसने उस टाइम पे इत्र भी इतना ज़्यादा लगाया हुआ था कि जिन उसकी खुशबू से अट्रैक्ट हो गया और उसके पीछे आ गया। अब ये सब होता है, बाबा के ध्यान में आते हैं ये सब चीज़ें, बाबा को समझ आ जाती है क्या हुआ। बाबा आरिफ से बोलते हैं मैं समझ चुका हूँ ये सब क्या हो रहा है, अब हमें एक पूजा या क्रिया करनी होगी। तो आरिफ बोलता है ठीक है बाबा मैं तैयार हूँ, बस आप मुझे बताइए क्या करना होगा। तो बाबा बोलते हैं कि आज शाम को 12 बजे तुझे अपनी बीवी को लेकर शमशान आना होगा, और ये जिनका मामला है तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे और भी प्रेतों का सहारा लेना होगा। तो आरिफ बोलता है बाबा बस तुम मेरी बीवी महक को ठीक कर दो, आपको जितना पैसा चाहिए होगा मैं आपको दूंगा, जो भी इसकी कीमत होगी मैं चुकाऊंगा। तो पीर बोलते हैं कि कीमत तो बेटा चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अकेले बस की बात नहीं है, उन भूतों को भी मुझे बुलाना पड़ेगा, मेरे को इससे ज़्यादा शैतान ताकतों को लेके आना पड़ेगा और उनकी भी डिमांडें होंगी जो पूरी करनी होती हैं। तो आरिफ मान जाता है बातों को और बाबा भी मान जाते हैं और दादी भी तैयार हो जाती हैं और वो अपनी बीवी को महक को रात को 12 बजे शमशान लेके पहुंच जाता है। जब वो शमशान लेके अपनी बीवी को पहुंचता है, जब वो शमशान लेके महक को पहुंचता है तो बाबा एक सर्कल खींचते हैं, गोला खींचते हैं शमशान के बीचों बीच और बोलते हैं कि अपनी बीवी को यहाँ बिठा दो। पर जैसे ही महक शमशान देखते और उस तांत्रिक को वहां बैठा हुआ देखती है तो वो उन दोनों से अपना हाथ छुड़ा के इधर से उधर भागने लगती है पूरे शमशान में और बहुत अजीब अजीब आवाजें निकाल रही होती है। ये देख के वो पीर बोलते हैं कि जब तक वो इस गोले के अंदर नहीं आ जाएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, मेरी ताकतें कुछ कर सकती, हमें इस गोले के अंदर लेके ही आना होगा वरना ये जिन इसे लेकर चला जाएगा। आरिफ और उसकी दादी बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं बट महक उनके काबू में नहीं आती। तब जो पीर है और जो तांत्रिक है वो अपनी एक क्रिया करता है शुरू, और क्रिया जब वो शुरू करता है तो वो हुक्म देता है अपनी आत्माओं को कि उस औरत को लेके, उस महक को लेके इस गोले के अंदर बिठा दें, जिससे वो अपनी क्रिया शुरू कर सके, जिससे उस जिन को निकाल सके वो बाहर। ऐसा ही होता है, जो तांत्रिक की आत्माएं होती हैं जो उसने भेजी होती हैं वो महक को पकड़ लेती हैं और उस गोले के अंदर लाके बिठा देती हैं। अब तांत्रिक अपनी क्रियाएं शुरू करता है, क्योंकि तांत्रिक बंगाली था तो बंगाली क्रियाएं वो शुरू करते हैं, इसमें नींबू मिर्च वो सब काटना कूटना उनका चलता है कुछ। और ये सब शुरू करने के बाद जो महक है बहुत ज्यादा चीखने लगती है, घुराने लगती है और बोलती है, महक बोलती है कि पीर मैं तुझे जान से मार दूंगी, तुझे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगी, मुझे छोड़ दे, ये सिर्फ मेरी है, मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा। पर पीर उसे भी धमकी देता है कि छोड़ दे इसे, वरना जो मेरी आत्मा है उनके जरिए तुझे मैं भस्म कर दूंगा। बट आत्मा नहीं मानती। इसके बाद शुरू होता है खूनी खेल। पीर जब क्रिया कर रहा होता है तो क्रिया करते करते वो जिन अचानक से बोलता है ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा पर मुझे कुछ चीजें चाहिए, मेरी कुछ शर्तें हैं। तो पीर उसकी शर्तें सुनता है, वो बोलता है कि मुझे 10 मुर्गे चाहिए, 2 बकरे चाहिए
और इतना खाना चाहिए। पीर जब ये बात सुनता है तो आरिफ से बोलता है और आरिफ उन चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है। आरिफ जिन को वो सब चीज़ें ला के देता है और जब जिन के पास वो सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो गोले के अंदर जैसे ही चीज़ों को रखता है तो सारी चीज़ें, जैसे 10 मुर्गियाँ थी, बकरे थे, उन सब के अंदर से एकदम जैसे खून गायब हो गया, वो एकदम सूख जाते हैं, पापड़ की तरह सूख जाते हैं, जैसे कोई गुब्बारा हो और फट गया हो और गुब्बारे की सिर्फ खाल खाल रह जाती है। उस टाइप से वो चीज़ें वहाँ बची थी, चारों तरफ खून ही खून था। इतना होता है और पीर जो है जिन को हुक्म देता है कि अब तेरी मांगे पूरी हो चुकी है, इस लड़की को छोड़ दे। जिन भी अपनी बात पे रहता है और लड़की को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही जिन उससे निकलता है लड़की से, तो लड़की बेहोश जाती है और महक बेहोश होने के बाद गोले से बाहर आ जाती है, पर जिन जो है अभी भी गोले के अंदर ही था। और पीर बड़ी ही चालाकी से जिन को एक शीशी के अंदर बंद कर लेता है और आरिफ से बोलता है कि अब तुम्हारी बीवी आज़ाद है और ये जिन तुम्हारी बीवी को कभी परेशान नहीं करेगा। इस जिन को मैंने इस बोतल के अंदर कैद कर लिया और मैं कहीं दूर जाके इसे गाड़ दूंगा। अब तुम बेफिक्र होकर अपनी बीवी के साथ घर जा सकते हो। ये सब होने के बाद आरिफ, उसकी बीवी और दादी तीनों घर आ जाते हैं। अगले दिन आरिफ जब महक के पास जाता है और उससे पूछता है उसके बारे में, तबीयत के बारे में, तब महक को कुछ भी याद नहीं होता कि शादी से आज तक उसके साथ क्या हुआ। और ये सब होने के बाद धीरे धीरे उनकी लाइफ जो है नॉर्मल हो जाती है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो आप प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी के बारे में और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।